हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? एक डेट है, एक डेट को अपने कैलेंडर पर मार्क कर दो। 23 जनवरी। 23 जनवरी की डेट, नीचे डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक मिल रही है, तुरंत एनरोल हो जाओ फ्री में। फ्री में आपके लिए टेस्ट है अनअकैडमी का। कोड आपसे मांगेंगे, कोड में आपको डालना है कैपिटल लेटर में झा सर। और जब भी अनअकैडमी में आप कोई भी कोर्स परचेज करो या आपका कोई भी फ्रेंड किसी भी चीज का कोर्स परचेज करे, ये जरूरी नहीं है सिर्फ यूपीएससी पीएससी का कोर्स, कोई भी कोर्स कुछ भी ले रहे हो, ये कोड यूज करोगे आप झा सर कैपिटल लेटर में लिखकर, तो आपको ह्यूज डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। और अभी तो 23 जनवरी को एक मेगा कॉम्बैट होने वाला है, इसमें तो सभी लोग पार्टिसिपेट करें। इसमें बताया जा रहा है कि मेगा कॉम्बैट में आपको एप्पल के प्रोडक्ट्स भी जीतने का मौका मिल सकता है। राइट, 56 क्वेश्चन होंगे और बहुत ज्यादा मात्रा में लोग इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक ह्यूज कॉम्पिटिशन है आपके लिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी प्रॉपर तरीके से कर रहे हो तरीके से, तो आप इस कॉम्बैट में जरूर पार्टिसिपेट करें, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या है। देखो, गिफ्ट वगैरह के लिए नहीं, क्योंकि एक बार आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, ये तो रोज का काम होगा। ऐसे मतलब ये गिफ्ट तो कुछ भी नहीं लगते। बीएमडब्ल्यू कार आपको लोग गिफ्ट करने के लिए खड़े रहेंगे। राइट, बट अभी उन सब चीजों पे मत फोकस करो, अभी फोकस करो आपकी तैयारी के ऊपर, क्योंकि आपके जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। ये सब तो छोटी चीजें हैं, ये अनअकैडमी आपको मोटिवेट करने के लिए जो है वो प्रोवाइड करा रही है। तो ये मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। मेन फोकस है प्रिपरेशन के ऊपर। तो सभी लोग यार तुरंत एनरोल हो जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक है, फ्री है टेस्ट। और झा सर कोड यूज करोगे तो कभी भी कुछ भी चीज परचेज कर रहे हो अनअकैडमी पे, अभी इनके पास एक ऑफर भी चल रहा है 19 जनवरी तक। और बताया जा रहा है कि इसमें मतलब आपको 18 महीने का कॉम्बो लेने में ये ऑफर जो है वो मिलेगा, यानी कि कुछ प्राइस में 63,898 में आपको मिल जाएगा। प्लस आप जो है वो अगर हमारा कोड यूज करेंगे तो आपको और मान के चलो कि 15,000 रुपए आपके और बच जाएंगे। मतलब टोटल मान के चलो 15,101 रुपए आपके बच जाएंगे। तो ह्यूज डिस्काउंट आपको मिलेगा, आप कोड का जो है वो यूज कर सकते हैं। 15,000 का डिस्काउंट है, सीधे सीधे सेव 15,101 रुपीज। इसके अलावा आपको बता दें कि अनअकैडमी के काफ़ी सारे कोर्सेज अभी ये लॉन्च कर रहे हैं। राइट, रीसेंट कोर्सेज अभी होने वाले हैं इनके काफ़ी सारे, तो ज्वाइन करो आप इनको। और ऑप्शनल के लिए तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। ऑप्शनल में आपको सिर्फ एक बार पेमेंट करनी है और आपके लिए सभी ऑप्शनल जो है वो ओपन हो जाएंगे, जैसे पीएसआईआर, इकोनॉमिक्स, पब एड, हिस्ट्री, सभी ऑप्शन इनके पास अवेलेबल है। अभी अभी ये सब कुछ ऑप्शनल है, उनकी क्लासेस शुरू हुई हैं। राइट, लेटेस्ट। और बाकी कोड आपको यूज करना है झा सर का। ईएमआई पर भी ये जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट की ईएमआई पर आपको कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। और बाकी अगर आपको स्टडी करने के लिए लोन चाहिए, सिविल सर्विसेज की स्टडी करने के लिए, तो 0% इंटरेस्ट पर लोन भी मिल जाएगा। बट ईएमआई वाली फैसिलिटी को अवेल करो, ये सबसे बेस्ट है। और पढ़ाई करो अच्छे से मन लगाकर, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, झा सर कोड का यूज करके आपको बेनिफिट मिलेगा। गाइस, गुजरात हाई कोर्ट के एक डिजिटल इनिशिएटिव की हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। दो नए डिजिटल सर्विसेज गुजरात हाई कोर्ट के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। एक है जस्टिस क्लॉक, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये फीचर जस्टिस क्लॉक का। और दूसरा हम लोग को देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस। कोर्ट फीस का इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोर्ट की जो फीस होती है वो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप पे कर सकते हो। बट वो जस्टिस क्लॉक वाला जो फीचर है वो थोड़ा सा स्पार्किंग है, इंटरेस्टिंग है। तो इसको हम लोग समझेंगे। वैसे तो दोनों ही फीचर को समझते हैं। तो जस्टिस क्लॉक की बात करेंगे तो एक बड़ी सी एलईडी डिस्प्ले, 7x10 की, 7x10 फीट की एक बहुत बड़ी एलईडी डिस्प्ले 17 फीट की ऊंचाई पर टांग दी गई है गुजरात हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट की प्रेमाइसेस में। राइट। और ये जो बड़ी सी जो स्क्रीन है, डिजिटल क्लॉक जो है, ये बताएगी कि गुजरात के अंदर पूरा का पूरा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। मतलब कि इन जनरल केसेस वगैरह की इंफॉर्मेशन देगी कि कितनी तेजी से केसेस जो है वो रिजॉल्व हो रहे हैं। तो पूरा स्टैटिस्टिक्स जो है वो बताएगी। तो काफी शानदार फीचर है ये गुजरात हाई कोर्ट के अंदर। और ई कोर्ट फीस है वो क्या है और कैसे वो मदद करेगी, तो ऑनलाइन कोर्ट की फीस का सिस्टम है वो अब ला दिया गया है एडवोकेट्स के लिए और जो पार्टीज जो होती हैं, यानी कि जिन जो केसेस लड़ती हैं। राइट। तो इसमें फायदा क्या होगा कि एडवोकेट्स को अगर कोई जुडिशियल स्टैम्प पेपर वगैरह खरीदना होगा ऑनलाइन, राइट, वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकेंगे और जैसे ही वो पेमेंट करेंगे उनको एक रसीद जो है वो मिल जाएगी ऑनलाइन। तो इससे फायदा भी काफी ज्यादा होगा, ट्रांसपेरेंसी वगैरह जो है वो बरकरार रहेगी। तो ये दोनों ही इनिशिएटिव के काफी शानदार महत्व हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये दो डिजिटल इनिशिएटिव जो है ये कोविड 19 के समय पर लाया गया है, कोविड 19 से कोप अप करने के लिए। बट इसका बहुत फायदा है, इससे ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी जो है वो लेकर आएगा, अकाउंटेबिलिटी जो है वो लेकर आएगा। राइट। और डिजिटलाइजेशन की काफी ज्यादा आवश्यकता है। कोर्ट जस्टिस डिलीवरी, आप जानते हैं कि कोर्ट कचहरी में कितना लंबा समय जो है वो लगता है। राइट। कितने सारे केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा कि केसेस जल्दी जल्दी रिजॉल्व होंगे और रियल टाइम बेसिस पर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कितनी तेजी से केस जो है वो रिजॉल्व हो रहा है।
तो एक प्रकार की अकाउंटेबिलिटी भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी, राइट। तो ये चीज है, बहुत शानदार चीज। और महामारी के दौरान न्यायपालिका द्वारा किए गए क्या प्रयास हैं, तो आपको बता देगा इसकी अदालतों ने गंभीरता पूर्वक ई फाइलिंग जैसी सुविधा का उपयोग करना शुरू कर दिया। इवन जैसे कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, अभी रिसेंट पास्ट में मेरे केसेस के दौरान मैं कोर्ट में गया था, तो कोर्ट में जो है वो मैंने ये पाया कि आज की डेट में, पहले नहीं हुआ करती थी, मैं तो काफी समय से कोर्ट में जा रहा हूँ, बट पहले स्क्रीन नहीं लगा करती थी। आज की डेट में एक बहुत बड़ी टीवी जो है वो लगा के रखी हुई है जज ने, मतलब जज बैठे रहते हैं, सामने एक बड़ी सी टीवी लगी रहती है, जिसमें जो मतलब आप मान के चलिए कि ऑनलाइन हियरिंग हो रही है, मतलब डायरेक्ट जेल से, कि जेल से डायरेक्ट जो सुनवाई होती है ना कैदियों की, जो कैदियों का ट्रायल चल रहा होता है, तो डायरेक्ट ऑनलाइन हियरिंग हो रही है। तो कितनी बेहतरीन चीज है, कितनी बेहतरीन फीचर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिससे कि जल्दी से जल्दी मामले जो है वो निपटाए जा सके, और इससे पैसा भी बहुत ज्यादा बचेगा। अब एक कैदी को जेल से मतलब सिक्योरिटी गार्ड के साथ जो है उसको लेकर आना कोर्ट तक, फिर वापस कोर्ट से सुरक्षा मेंटेन करते हुए उसको वापस जेल में लेकर जाना, कि जो कैदी ट्रायल वगैरह पे रहते हैं, तो ये आने जाने में पैसा जो खर्च होता है तो वो भी बचेगा। तो बहुत फायदे हैं इसके, और ट्रांसपेरेंसी तो है ही, बरकरार रहे। बट बात यह है कि प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ, जैसे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का बड़ा एक इशू रहता है, इलेक्ट्रिसिटी का कई बार बड़ा एक इशू रहता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स अगर जो लूप होल्स है अगर वो रिजॉल्व हो जाए, तो ये डिजिटलाइजेशन जो है वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में बहुत ही ज्यादा मददकारी होगी, और हो ही रही है, राइट। ये चीज देखी जा रही है। इवन मई 2020 में ऑडिबल सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था एक नया सिस्टम ई फाइलिंग के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड रेफरेंसिंग के लिए। और गाइज ई कोर्ट परियोजना जो हम लोग को ई कोर्ट प्रोजेक्ट देखने को मिलती है, इसका जो तीसरा चरण है, इसमें मेनली जब देखा गया लेटेस्ट विजन डॉक्यूमेंट को, तो पाया ये गया कि न्यायपालिका के डिजिटल क्षमता में कमी को जो है वो दूर करना है। मतलब कि वही चीज इसके बारे में हमने डिस्कस किया अभी, कि जो भी डिजिटल इश्यूज आ रहे हैं, डिजिटल डेप्रिविएशन जितने भी हैं, उसको तुरंत एड्रेस करो, रिजॉल्व करो। और ये सेम चीज जो है वो लेटेस्ट विजन डॉक्यूमेंट पर भी हम लोग को ई कोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए देखने को मिल रही है, इसके तीसरे चरण के लिए, फेज 3 के लिए, राइट। और इसमें न्यायिक प्रणाली के लिए एक ऐसे बुनियादी ढांचे की परिकल्पना करनी है जो मूल रूप से डिजिटल है और भारत की न्यायिक समय रेखा और सोच पर महामारी के प्रभाव को दर्शाता है। तो वही सेम चीज जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, कि लूप होल्स को हम लोग को डिजिटलाइजेशन के जो लूप होल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उस गैप को हमें फिल करना है, उसको रिजॉल्व करना है, राइट। और ये काफी शानदार चीज है। हमने देखा गुजरात हाईकोर्ट के अंदर जस्टिस क्लॉक जो है वो लाई गई, और एक नया पेमेंट करने के लिए या कोर्ट की फीस देने के लिए एक नया सिस्टम जो है वो स्टैब्लिश किया गया, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, तब आपको एक कार्डर प्रोवाइड किया जाएगा, एक स्टेट दिया जाएगा, और उस स्टेट में रहकर आप अपनी सर्विस जो है वो करेंगे, राइट, उस कार्डर में रहकर। बट क्या होता है कि समय समय पर केंद्र सरकार जो है वो ऑफिसर्स को बुलाती है सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए, केंद्र पर सर्विस देने के लिए, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है आज की रेट में, कई केसेस ऑलरेडी पहले हम लोग को न्यूज में देखने को मिल चुके हैं रीसेंट पास्ट में। जैसे वेस्ट बंगाल का ये केस बहुत हाईलाइट हुआ था। आईपीएस ऑफिसर को केंद्र सरकार चाह रही थी बुलाना, बट वेस्ट बंगाल सरकार ने मना कर दिया कि वो अपने आईपीएस ऑफिसर को नहीं देंगे, है ना। तो होता ये सेंट्रल डेप्यूटेशन, तो ये चीज आपको समझनी है। और आज की रेट में सेंट्रल डेप्यूटेशन को लेकर क्या रूल्स हैं, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है, क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने प्रपोजल रखा है आईएएस कार्डर रूल्स को अमेंड करने का। आईएएस कार्डर नियमों को संशोधित करने का प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार ने रखा है, जिससे कि सेंट्रल डेप्यूटेशन पर बेहतर, यानी कि आईएएस ऑफिशियल्स जो हैं या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिशियल्स जो हैं, तो उन पर और ज्यादा कंट्रोल जो है वो केंद्र सरकार का हो सके, इसीलिए ये अमेंड करने का प्रयास अभी किया जा रहा है। और सेंट्रल डेप्यूटेशन जो है गाइस, तो ये हमेशा से हमें देखने को मिला है कि स्टेट और सेंटर के बीच में एक इशू बना हुआ है, राइट। रीसेंट पास्ट में भी हमने एक केस आईपीएस का देखा था, वेस्ट बंगाल का केस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कुछ समय पहले हमने डिस्कस भी किया था, एक केंद्र सरकार एक आईपीएस ऑफिसर को चाह रही थी, राइट, बुलाना चाह रही थी सेंट्रल डेप्यूटेशन पर, बट वेस्ट बंगाल सरकार मना कर रही थी। तो उसको लेकर एक काफी बड़ा विवाद हम लोग को देखने को मिला था, राइट। तो आज की डेट में क्या रूल हम लोग को डेप्यूटेशन को लेकर देखने को मिलते हैं, तो सेंट्रल डेप्यूटेशन जो हम लोग को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का देखने को मिलता है, ये किसके अंदर कवर्ड है, रूल 6 क्लॉज 1 जो आईएएस कार्डर रूल्स 1954 का है, उसमें कवर्ड है। और इस नियम को, इस रूल को 1969 में जो है वो इंसर्ट किया गया था। गाइस रूल्स के अकॉर्डिंग
एक जो ऑफिसर होता है, एक कार्डर का ऑफिसर, राइट, तो ये क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की सहमति से इनको जो है वो अलॉट कर दिया जाता है या डेप्यूट कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर या किसी दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या फिर किसी कंपनी के अंडर, एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंडर, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, राइट, या फिर पूरी तरह से वो सरकार के द्वारा कंट्रोल की जाती हो या पार्शियली कंट्रोल की जाती हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब कुल मिलाकर अगर एक अधिकारी को, आईएएस ऑफिसर को, अगर एक जैसे स्टेट से यानी कि उनके कार्डर से, अगर स्टेट और सब चीज छोड़ दो, उनके कार्डर से अगर उनको निकालने की बात की जा रही है, उनके कार्डर से कहीं और उनको अलॉट करने की बात की जा रही है, राइट, डेप्यूटेशन पर भेजने की बात की जा रही है, डेप्यूट करने की बात की जा रही है, तो उन सभी केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की सहमति होती है, राइट, तब उनको जो है वो किया जाता है, डेप्यूट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह में। बट कुछ मामले ऐसे होते हैं जिस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर किसी प्रकार का डिसएग्रीमेंट होता है तो फाइनल डिसीजन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है, करंट रूल के अकॉर्डिंग भी। बट हम लोग को एग्जिस्टिंग रूल के अकॉर्डिंग ये देखने को मिलता है कि इसके अंदर कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि ऐसे डिसएग्रीमेंट पर डिसीजन जो है वो कब तक लिया जा सकेगा। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और अभी जो प्रपोजल रखा है संशोधन करने का, अमेंडमेंट जो रखा है, तो प्रपोजल के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा पावर दी जा रही है केंद्र सरकार को। क्लियरली इस संशोधन में मेंशन है कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार की सहमति के बिना भी किसी राज्य में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस ऑफिसर, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, और भारतीय वन सेवा यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर जो अधिकारी हैं, इनको अपनी सेवा में बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब कुल मिलाकर जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट रखा है, इसमें वो पूरी पावर अपने पास जो है वो चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब किसी भी अधिकारी को अपने पास बुला सकती है या कहीं पर भी इनको एलोकेट कर सकती है, राइट। और यदि राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के निर्णय को निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किया जाता तो केंद्र सरकार उस अधिकारी को उसके कार्डर से मुक्त तक करा सकती है, यानी कि उसको फ्री कर सकती है उसके कार्डर से। और किसी भी तरह की असहमति की स्थिति में मामले का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकारें केंद्र सरकार के निर्णय को एक निर्दिष्ट समय के भीतर लागू करेंगे। विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम स्टेट गवर्नमेंट को केंद्र या फिर यूनियन गवर्नमेंट के जो डिसीजन है या आप कह सकते हैं ऑर्डर जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा। और एक पॉइंट और, अगर लेट से कि कोई एक ऑफिसर है ऑल इंडिया सर्विसेज के, अगर उन्हें एक स्पेसिफिक डोमेन एक्सपर्टीज के अंडर रखा गया है, मतलब कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लेट से कि आप आईपीएस ऑफिसर हैं और आप इंटेलिजेंस की फील्ड में जो है वो काफी एक्सपर्ट है, राइट, और किसी जगह पर जैसे कि टेररिज्म के मामले होने की संभावना लगातार बार बार जो है वो आ रही है और आप क्या हो, आप एक्सपर्टीज हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप जो है वो उस क्षेत्र को छोड़ नहीं सकते। तो इस कंडीशन में कुछ टाइम बाउंडेशन रखा जा सकता है और इस कंडीशन में अगर स्टेट गवर्नमेंट बोले तो हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसमें अलाउ कर दे कि उस अधिकारी को जो है वो डेप्यूट ना किया जाए कहीं और, राइट। तो वो डिपेंड करेगा उस अधिकारी की स्पेशलाइजेशन के ऊपर और उस क्षेत्र की कंडीशन के ऊपर, राइट। बट फिर भी ये वाला जो इशू है ये भी आपस में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक टसल बनेगा ही बनेगा, डेफिनेटली, राइट। और संशोधन की आवश्यकता जो है वो क्यों है, क्योंकि बताया गया है कि काफी सारी स्टेट या जॉइंट कार्डर्स जो हैं वो अपने अधिकारी को सेंट्रल डेप्यूटेशन पर नहीं भेज रही हैं, राइट। और सेंट्रल डेप्यूटेशन जो है गाइज, ये सेंट्रल डेप्यूटेशन रिजर्व का पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है और इसी के कारण काफी सारे ऑफिसर जो है सेंट्रल डेप्यूटेशन पर जो होने चाहिए, जिसकी मतलब ऑब्वियसली बात है केंद्र सरकार को जितने अधिकारियों की रिक्वायरमेंट होती है केंद्र पे, तो वो उतने अधिकारी उनके पास नहीं है। तो एट प्रेजेंट सेंट्रल डेप्यूटेशन के जो अधिकारी जो है, ऑफिसर्स जो है वो काफी कम है, राइट, केंद्र सरकार पर। तो कितने ऑफिसर्स जो है वो आज की डेट में डेप्यूटेशन पर काम कर रहे हैं, तो मात्र 10% ही मिड लेवल आईएएस ऑफिसर्स जो है वो पोस्टेड है यूनियन गवर्नमेंट में 2021 में, और ये 2014 से 19% की इसमें गिरावट आई है। और लगातार सेंट्रल डेप्यूटेशन जो आईएएस ऑफिसर्स का जो है गाइस वो लगातार घटता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है और इसके कारण काफी सारे ऑफिसर्स जो है उनमें सेंट्रल लेवल पर उनमें कमी आ रही है कि जितने सारे ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए सेंट्रल लेवल पर वो काफी ज्यादा कम जो है वो बताए जा रहे हैं। तो यार एक प्रकार से मेरा तो मानना ये भी है कि जिस प्रकार से हम लगातार देख रहे हैं, आप भी शायद इस चीज से सहमत होंगे कि आप लगातार देख रहे हैं कि पोस्ट जो है अगर हम बात करें आईएएस आईपीएस आईएफएस की,
तो इन सब ऑफिसर्स की लगातार पोस्ट कम होती जा रही है। जैसे यूपीएससी एग्जाम में आप लगातार देख रहे हैं कि हर हर साल हम लोग को देखने को मिल रहा है कि पोस्ट जो है वो कम हो रही है, कम होती ही जा रही है। मतलब कि जैसे कि जॉब्स वगैरह जो होती है ना, कि ये नोटिफिकेशन रिलीज होता है कि इतने पद जो है वो उसके लिए ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है, तो लगातार वो पद में जो है वो गिरावट आ रही है। तो आप जानते हैं इस बारे में, आपको भी पता ही है, और ये शिकायत आपको भी होगी कि ये चीज गलत है। तो जब इस प्रकार का इशू है कि सेंट्रल डेप्यूटेशन में अधिकारी नहीं है, तो आप अधिकारी की संख्या बढ़ाई है ना, तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ेंगे, राइट। तो ये चीज है। बट हाँ, एक इशू ये भी है कि स्टेट गवर्नमेंट भी खुद नहीं चाहती कि उनके कोई अधिकारी जो है वो केंद्र के पास जो है वो चले जाएं, तो वो भी एक बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। इवन हालांकि ये भी कहा गया कि जो अधिकारी जो है उनके नंबर्स लगातार बढ़े हैं, राइट, स्टेट लेवल पर, बट सेंट्रल डेप्यूटेशन पर नंबर्स जो है वो घटते ही हम लोग को नजर आ रहे हैं, राइट। तो ये एक चीज है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। और गाइस, इवन डीओपीटी का एक डेटा भी जो है वो सामने आया, जिसके अंदर ये चीज बताई कि सेंट्रल डेप्यूटेशन रिजर्व जो आईएएस ऑफिसर का है, उसके नंबर जो है वो लगातार घटते ही जा रहे हैं, 309 से 223 हो गए हैं, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। तो कुल मिलाकर अभी तो आप लोग को बस ये बेसिक सी चीज ध्यान में रखनी है कि अगर कोई ऑफिसर है ऑल इंडिया सर्विसेज का, उसको अगर कोई कार्डर अलॉट किया जाता है, तो उसका कार्डर जब उसको चेंज करना रहता है, मतलब एक प्रकार से उसके कार्डर से निकालकर उसको कहीं और अगर अलॉट किया जा रहा है, डेप्यूटेशन पर लाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या किसी दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो अल्टीमेटली पावर जो है वो किसके हाथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। बट करंट रूल यही कहता है कि दोनों की सहमति होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की। और अभी जो नया संशोधन लाया जा रहा है, इसमें कंप्लीट पावर जो है, आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी एब्सोल्यूट पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जा रही है। तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक। उम्मीद करता हूं अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन आपको बस ध्यान में रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइस, डिस्कस करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में, IREDA के बारे में। तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल दिया है इक्विटी इन्फ्यूजन का 1500 करोड़ रुपए का इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के लिए। दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज में है। बट हम लोग समझेंगे डिटेल में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है क्या। तो पहला पॉइंट, ये एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 की कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, जो कि किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। तो ये पॉइंट, पहला पॉइंट आप ध्यान में रखिए। IREDA जो है वो एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, जिसे स्टैब्लिश किया गया है एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर 1987 पे। तो ये NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, राइट। इसका मेन काम क्या है? प्रमोट करना, डेवलप करना, एक्सटेंड करना फाइनेंशियल असिस्टेंस, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि न्यू और रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से एसोसिएटेड हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंडिंग प्रोवाइड कराना। अब देखो, NBFC मतलब सिंपल शब्दों में आप ये समझो कि एक प्रकार की बैंक है जो कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड प्रोवाइड कराती है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को आप ये कह सकते हैं कि लोन देती है, जो प्रोजेक्ट्स न्यू और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से एसोसिएटेड है, और ऐसे प्रोजेक्ट जो कि एनर्जी एफिशिएंसी या एनर्जी कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को फंड प्रोवाइड कराती है ये। और इसका मोटो हम लोग को जो देखने को मिलता है वो एनर्जी फॉर एवर, एनर्जी फॉर एवर इसका मोटो है, राइट। और मेन ऑब्जेक्टिव IREDA के हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं? तो ऑब्वियसली बात है, एक चीज तो आप समझ गए कि एक NBFC है, मतलब लोन प्रोवाइड करा रही है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स को, जो प्रोजेक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, किसके माध्यम से? ऑब्वियसली न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के माध्यम से, या फिर ऐसे प्रोजेक्ट जो कि एनर्जी को कंजर्व, एनर्जी को संरक्षित करने का काम करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहला मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि इसको अपनी पोजीशन को एज अ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ही मेंटेन करना है, जो कि एफिशिएंट और इफेक्टिव फाइनेंसिंग फंड जो है वो प्रोवाइड कराए रिन्यूएबल एनर्जी को और एनर्जी एफिशिएंसी या कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को, राइट। और मेन फोकस है इसका, तीसरा ऑब्जेक्टिव, कि इसको लगातार अपने शेयर को इंक्रीज करते रहना है, कि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को ये फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराए, राइट। इनोवेटिव फाइनेंसिंग के माध्यम से, कि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जिनको ये फंड प्रोवाइड करा रही है। इससे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है हमारी कंट्री के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का, तो वो अचीव हो सके, राइट। और इसको लगातार इंप्रूव करना है अपनी सर्विसेज की एफिशिएंसी को, जिससे कि कस्टमर को जो है वो कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट प्रोवाइड करा सके अपने सिस्टम के माध्यम से, अपनी प्रोसेस के माध्यम से, अपने रिसोर्सेज के माध्यम से, राइट। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसका होना चाहिए, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली ये कंपनी है और कंपनी जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर बेस जो है वो चलती है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी।
सिर्फ इतनी सी चीजें ही बस आपको ध्यान में रखनी है। गाइज मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। सबसे पहले तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर जो टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है उसकी लिंक है, तुरंत जाकर उसको ज्वाइन करो। वहां पर आपको जो अभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं करंट अफेयर्स का, इसकी रेगुलर बेसिस पर पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। और हमारी मेंस की एक फ्री आंसर राइटिंग की क्लासेस चलती हैं रेगुलर बेसिस पर, उन क्लासेस को फॉलो करिए और उसकी भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप सीरियसली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की, तो आप हमारा कंप्लीट जनरल स्टडीज का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जीरो से पूरी तैयारी इसमें करवाई जा रही है, जीरो से पूरी कंप्लीट जीएस 1 2 3 4 आपका करवाया जाएगा। बिल्कुल बेसिक से हर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाई जा रही है क्लासेस के दौरान, तुरंत उसको ज्वाइन करें। एंड सेकेंडली हमारा मेंस आंसर राइटिंग का भी एक बैच है जहां पर 500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रॉपर आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। आप आंसर्स लिखकर भेजते हैं और हमारी टीम जो है, बेस्ट फैकल्टी जो है हमारी, वो आपकी कॉपीज को चेक करती हैं और आपको बताती है कि आप कैसे आंसर्स को इंप्रूव करेंगे, राइट। और 500 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, मतलब मान के चलिए कि इतनी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे और प्रॉपर तरीके से रेगुलरली जैसा मैं कह रहा हूं उसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा। एंड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए मेंस आंसर राइटिंग बैच से रिलेटेड या हमारे जीएस बैच से रिलेटेड, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। नंबर है 9713282838। बाकी हमारा करंट अफेयर्स का पेड प्रोग्राम भी है, जिसकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहीं पर ही मिल जाएगी, राइट। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन देनी थी। आप कंटिन्यू करिए लेक्चर को, मन लगा के पढ़िए, सिलेक्शन होकर ही रहेगा। गाइस अब मैं आपको एक ऐसे टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूं जो कि मेनली थ्योरेटिकल है अभी, क्योंकि इससे रिलेटेड ज्यादा नॉलेज जो है वो खुद साइंटिस्ट रिसर्चर एक्वायर कर रहे हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं अभी आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो बस आपको थोड़ा सा फैक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। तो अभी हो ये रहा है कि जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है, तो ये जो टेलीस्कोप है ये किन किन चीजों पर काम करेगा, तो उसको लेकर टारगेट सेट किए जा रहे हैं, प्रायोरिटी टारगेट्स रखे जा रहे हैं, जिसमें दो मोस्ट एनिग्मेटिक पजल्स यानी कि बहुत ही मिस्टीरियस रहस्यमयी पजल एस्ट्रोनॉमी की फील्ड की, कॉस्मोलॉजी की फील्ड की, यानी कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझना भी इंक्लूडेड है। मतलब कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की भी स्टडी कंडक्ट करेगा। तो सवाल ये उठता है सबसे पहले कि ये डार्क एनर्जी क्या है। तो पॉइंट नंबर 1, अब तक जितना कुछ ज्ञात है उससे कहीं अधिक अज्ञात है। मतलब कि मोर इज अननोन देन व्हाट इज नोन, जितना हम जानते हैं उससे कई अधिक हम नहीं जानते हैं डार्क एनर्जी के मामले में, राइट। हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में कितनी डार्क एनर्जी मौजूद है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह ब्रह्मांड के विस्तार को कसकर प्रभावित करती है, राइट। वी नो अबाउट इट कि कितनी ज्यादा मात्रा में डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करती है स्पेस में, क्योंकि ये हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन को अफेक्ट करती है। इसके अलावा डार्क एनर्जी एक पूर्ण रहस्य है, किंतु यह एक अति महत्वपूर्ण रहस्य है, क्योंकि ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी से ही बना है। तो याद रखिएगा यूनिवर्स का 68% हिस्सा जो अभी तक हमें पता है कि ये डार्क एनर्जी से बना है, राइट। और डार्क एनर्जी जो है वो क्या है, ऊर्जा का एक काल्पनिक रूप है, हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये, जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत व्यवहार करते हुए यानी कि ग्रेविटी के अपोजिट एक नकारात्मक प्रतिकारक दबाव को दर्शाती है। मतलब कि एक ऐसे रिपल्सिव प्रेशर, नेगेटिव रिपल्सिव प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है जो कि ग्रेविटी के अपोजिट एक्ट करती है। और यह हमारे ब्रह्मांड के विस्तार की दर को धीमा करने के बजाय समय के साथ तेज कर रही है। मतलब कि जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स जो एक्सपेंड हो रहा है, राइट, तो समय के साथ इसका एक्सपेंशन स्लो होना चाहिए, बल्कि इसका एक्सपेंशन जो है वो और तेजी से हो रहा है, यानी कि ये ब्रह्मांड और तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। क्योंकि जनरली कोई भी चीज जो है वो बढ़ती है, राइट, उसकी जो ग्रोथ होती है तो एक समय के बाद वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पर आने के बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है, राइट। जैसे कि ह्यूमन बॉडी का एक एग्जांपल लो, हम लोग जब ग्रो करते हैं तो एक पर्टिकुलर यानी कि 18 साल की उम्र के बाद से जो है वो ग्रोथ जो होती है, बॉडी के डेवलपमेंट जो होते हैं वो जो है वो बंद हो जाते हैं, हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे हाइट का एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, है ना। तो हर एक चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है,
बट यहां पर बताया जा रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है, वो भी और तेजी से। और ये बिग बैंग से उत्पन्न हुए ब्रह्मांड से जो अपेक्षा की जा सकती थी उसके ठीक विपरीत है, राइट। जो हमने एक्सपेक्टेशन करी थी बिग बैंग थ्योरी के तहत कि एक टाइम के बाद जो है वो सैचुरेशन पॉइंट आएगा, तो ये इसके अपोजिट ही हो गया। ये और तेजी से जो है वो लगातार यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ डार्क एनर्जी। सो डार्क एनर्जी जो है वो डार्क मैटर से कैसे अलग है? तो हम जो कुछ भी देखते हैं, जैसे कि हम जो प्लैनेट्स को देखते हैं, मून्स को देखते हैं, काफी सारी आकाश गंगाएं, विशाल आकाश गंगाएं, जाइंट गैलेक्सीज को देखते हैं, ये ब्रह्मांड का मात्र 5% से भी कम है। यानी कि इस पूरे यूनिवर्स के बारे में जितना हमें पता है, उसका जो पूरा यूनिवर्स है, ये 5% से भी कम नॉलेज है हम लोगों को यूनिवर्स की। और पूरे ब्रह्मांड में लगभग 27% डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी है, राइट। तो डार्क एनर्जी के बारे में तो अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद जो चीज बच जाती है यूनिवर्स में वो डार्क मैटर है। तो डार्क मैटर आकाश गंगाओं को परस्पर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है और होल्ड करता है आपस में। गैलेक्सीज को एक साथ जोड़कर रखता है, जितने भी आकाश गंगा हैं, राइट, उनको एक साथ जो है वो जोड़कर रखता है। और डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड के विस्तार का कारण बनती है। ध्यान में रखिएगा, डार्क मैटर गैलेक्सीज को आपस में होल्ड करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है, डार्क मैटर। और डार्क एनर्जी जो होती है वो यूनिवर्स को एक्सपेंड करती है, बढ़ाती है, राइट, कंटिन्यूअसली, राइट। तो ये एक डिफरेंस हम लोग को ध्यान में रखना है। डार्क मैटर के अस्तित्व का संकेत 1920 के दशक में मिला था, जबकि डार्क एनर्जी की खोज वर्ष 1998 तक नहीं हुई थी। और आपको बता दें जेनो N1T एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो दुनिया का सबसे सेंसिटिव डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट है ये, जो कि कंडक्ट किया गया था अंडरग्राउंड, बहुत ही नीचे, जमीन के बहुत ही नीचे, काफी गहराई पर जो है वो इसको कंडक्ट किया गया था। INFN लेबोरेटरी नाजियोनेली डेल ग्रैंड सेसो, जो इटली के अंदर है, मतलब आसान शब्दों में इटली की एक लैब में ये रिसर्च कंडक्ट की गई थी जेनो N1T एक्सपेरिमेंट की। डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट पर ये रिसर्च थी। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ड्यूअल स्टेज यानी कि लिक्विड या गैस जेनॉन टेक्नोलॉजी जो है वो उपयोग में ली गई थी इस पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर। तो ये एक चीज थी, मतलब कि जो डार्क मैटर पर भी रिसर्च इटली के अंदर कंडक्ट हुई है। और रिसर्च ऑलरेडी साइंटिस्ट रिसर्चर्स रिसर्च कर ही रहे हैं कंटिन्यूअसली। और इसके अलावा जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी क्या कहती है, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? तो मेन थ्योरी जो हम लोग को फिजिक्स की देखने को मिलती है, उसमें डार्क एनर्जी को कंसिडर किया जाता है एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। मतलब कि डार्क एनर्जी को अंतरिक्ष का एक विशिष्ट गुण माना जाता है। और ध्यान में रखिएगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन ये पहले थे, राइट, टू अंडरस्टैंड दैट स्पेस इज नॉट जस्ट एम्प्टी स्पेस। एल्बर्ट आइंस्टाइन ये समझाने वाले पहले व्यक्ति थे कि अंतरिक्ष मात्र खाली जगह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि स्पेस में कंटिन्यू टू एक्सपैंड, ये तक कह दिया था कि अंतरिक्ष का विस्तार होता रहेगा। और गाइस, जिस समय काफी सारे साइंटिस्ट ये मान रहे थे कि यूनिवर्स स्थिर है, थमा हुआ है, उस समय इन्होंने ऑलरेडी कह दिया था कि स्पेस लगातार एक्सपेंड होता रहेगा। और आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अंदर कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को इंक्लूड कर लिया था। हालांकि उन्होंने ये बोला था कि ये कांस्टेंट उनकी बड़ी गलती है, बट जैसे ही पता लगा कि हबल टेलीस्कोप के बाद की यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है, तो इनकी जो ये मिस्टेक थी वो गलत नहीं थी। ये बिल्कुल बेस्ट सूटेड है डार्क एनर्जी को समझने के लिए, क्योंकि माना जाता है कि स्पेस जो है उसकी खुद की एनर्जी है। और आइंस्टाइन का जो कांस्टेंट है वो इंडिकेट करता है कि स्पेस कंटिन्यूअसली जो है वो बिल्डअप होता रहेगा और एनर्जी इसमें ऐड होती रहेगी और कंटिन्यूअसली एक्सपेंड होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। जितनी मैंने आपको अभी थ्योरी बताई है, सिर्फ उतना आपको ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्यादा डेप्थ में अभी जाने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ और अपडेट्स आती है तो आई विल इन्फॉर्म यू, राइट। बाकी डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में बस छोटी सी चीज ध्यान में रखो, मैं एक बार इसको बस सम अप कर देता हूं। तो पहला पॉइंट, डार्क एनर्जी में सिंपल सी चीज आप ये ध्यान में रखना कि ये यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रही है, बढ़ावा दे रही है, राइट, बढ़ा रही है,
राइट। यूनिवर्स को बढ़ा रही है और एक्सेलरेट कर रही है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे यूनिवर्स बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। और दूसरे डार्क मैटर की अगर हम बात करें तो सिंपल सी चीज इसमें ये ध्यान में रखनी है आपको कि जितनी भी गैलेक्सीज हैं उनको एक साथ होल्ड करके रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है डार्क मैटर। बस इतने से दो फैक्ट अभी ध्यान में रखो आप, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ चुका होगा। सिर्फ इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है गाइस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टेमिस प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये प्रोग्राम जो है वो किसका है तो आपको ध्यान में रखना है, नासा का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत नासा जो है वो मून पर ह्यूमंस को भेजने वाला है। याद रखिएगा, नासा का नेक्स्ट मिशन मून पर ह्यूमंस को भेजने का वो आर्टेमिस मिशन है या आर्टेमिस प्रोग्राम है। अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि फरवरी 2022 में ये वेट ड्रेस रिहर्सल करेंगे इनके लॉन्च पैड पर, राइट। तो इसको लेकर ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला था आर्टेमिस का। तो पहली चीज तो आर्टेमिस का फुल फॉर्म क्या है, तो एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्ब्यूलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मून्स इंटरैक्शन विद सन। तो ये इसका फुल फॉर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है। नासा का नेक्स्ट मिशन है ये मून के लिए। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेजर करना कि व्हाट हैपेंस व्हेन सन्स रेडिएशन हिट्स अवर रॉकी मून वेयर देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोटेक्ट इट। कि क्या होगा जब सूर्य का रेडिएशन मून पर हिट करेगा, और आप जानते हैं मून पर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है या इन जनरल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो कि मून को प्रोटेक्ट करके रखे, राइट। तो क्या होगा, तो पहली चीज तो ये जानना कि इसका उद्देश्य है कि चंद्रमा की चट्टानी सतह जहां इसकी रक्षा के लिए कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो इसको प्रोटेक्ट करे, और इस पर सूर्य का विकिरण के टकराने के प्रभाव को मापना है कि सन का जब रेडिएशन इस पर हिट करेगा रॉकी मून पर तो क्या होगा। तो ये पहला उद्देश्य, मैंने 2-3 बार इसलिए बताया कि उद्देश्य आपको बहुत अच्छे से क्लियरली पता हो। और आपको बता दें कि ग्रीक पौराणिक कथाएं जो हैं, ये ग्रीक माइथोलॉजी जो है, इसमें आर्टेमिस अपोलो की जुड़वा बहन है और चंद्रमा की देवी थी, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, बस बेसिक सी चीज। इस मिशन का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, तो आर्टेमिस मिशन के साथ नासा जो है वो पहली महिला को 2024 में मून पर लैंड कराएगा और नेक्स्ट मैन को, राइट। यानी कि इस मिशन पे पहली महिला भी जाएंगी। गाइस, इस मिशन की पूरी डिटेल्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बट सबसे पहले मैं आप लोग को समझाऊंगा कि ये नासा का गेटवे लूनार ऑर्बिट आउटपोस्ट है क्या। तो गेटवे एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट है, एक छोटा सा अंतरिक्ष यान है, राइट, जो चंद्रमा की परिक्रमा करेगा, जो मून को ऑर्बिट करेगा, और ये अंतरिक्ष यात्रियों को यानी कि एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर लेकर जाएगा, राइट। और बाद में बताया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल यानी कि इस छोटे से स्पेसक्राफ्ट का गेटवे का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा मार्स मिशन के लिए भी, राइट। मंगल अभियानों के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। एंड ये क्या करेगा गाइस, ये एक छोटे से ऑफिस की तरह काम करेगा, एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक छोटे से घर की तरह काम करेगा, और ये धरती से 2,50,000 माइल्स की दूरी पर हम लोग को देखने को मिलेगा। 2.5 लाख मील की दूरी पर ये स्थित है धरती से, राइट। तो अब आप बात को समझिए, पहले एस्ट्रोनॉट जो है वो कहां पर जाएंगे, मतलब कि धरती से पहले इस गेटवे तक जाएंगे, फिर इस गेटवे से एस्ट्रोनॉट जो है वो कहां पर जाएंगे, मून के पास जाएंगे। तो मतलब कि ये डायरेक्ट यात्रा नहीं है मून की कि धरती से निकले और डायरेक्ट मून पे जाकर लैंड किया। ये दो पार्ट्स में ये यात्रा हमें देखने को मिल रही है। तो यही चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, राइट। और ये स्पेसक्राफ्ट जो है होगा गाइस, इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोनॉट्स के रहने की जगह होंगी, लेबोरेटरीज वगैरह होंगी जहां पर एस्ट्रोनॉट्स जो है वो रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे कि जहां पर जैसे कोई भी अगर स्पेसक्राफ्ट आ रहा है तो वहां पर पार्क हो सके, राइट। यानी कि कोई भी अगर स्पेसक्राफ्ट आया तो ये जो क्षेत्र है गेटवे वाला, तो यहां पर एक ऐसी पार्किंग भी दे रखी है कि कोई स्पेसक्राफ्ट जो है वो पार्क हो सकता है, अटैच हो सकता है, फिर उस स्पेसक्राफ्ट के जो एस्ट्रोनॉट्स यानी कि यात्री जो है, तो अंतरिक्ष यात्री, वो इसके अंदर गेटवे के अंदर जो है वो मूव कर सके। तो ये बेहतरीन सी चीज है, राइट। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कंपैरिजन में गेटवे जो है वो बहुत छोटा हम लोग को देखने को मिल रहा है, छोटे साइज का छोटा है, राइट। आईएसएस जैसा ही है, ये पहले जाकर अंतरिक्ष में जाकर, स्पेस में जाकर ये पहले क्या करेगा, ये जो जैसे कि अगर मून की बात करें या किसी प्लैनेट की बात करें तो उसके पहले चक्कर लगाएगा, और फिर जब स्पेसक्राफ्ट आएगा किसको लेकर, एस्ट्रोनॉट्स को लेकर, तो स्पेसक्राफ्ट यहां पर एंटर करेंगे गेटवे के अंदर,
और फिर गेटवे से अपनी यात्रा जो है वो प्लैनेट के लिए या मून के लिए शुरू करेंगे। जैसे आर्टेमिस मिशन की अगर हम बात करें तो मून के लिए करेंगे, फिर नासा के जो दूसरे मार्स के मिशन होंगे तो उसमें फिर वो आगे चल के गेटवे का इस्तेमाल करेंगे। पहले गेटवे जाकर उसके चक्कर लगाएगा मार्स के, फिर वहां से एस्ट्रोनॉट्स निकलकर मार्स में एंटर करेंगे। तो ये इस प्रकार की यात्रा होने वाली है। तो बहुत बेहतरीन सा मिशन ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, आर्टेमिस मिशन। और अब मैं आपको इसके डिटेल्स की बात करता हूं। मेरे ख्याल से गेटवे क्या है ये आप समझ चुके हैं। तो नासा का पावरफुल नया रॉकेट, बहुत ही पावरफुल नया रॉकेट, स्पेस लॉन्च सिस्टम, ये भेजेगा एस्ट्रोनॉट्स को कहां पर, ओरियन स्पेसक्राफ्ट पे, जो कि धरती से बताया जाता है कि लगभग 1.25 लाख मील की दूरी पर हम लोग को नजर आएगा, चंद्रमा की कक्षा पे, चंद्रमा के ऑर्बिट पर। तो हो क्या रहा है कि ये एस्ट्रोनॉट जो होंगे वो ओरियन स्पेसक्राफ्ट पे बैठेंगे, और ओरियन स्पेसक्राफ्ट जो है वो कहां पर जाएगा, वो गेटवे तक जाएगा, राइट। और एस्ट्रोनॉट जो होंगे वो ओरियन से जो है वो गेटवे के अंदर जाएंगे, और फिर गेटवे से ह्यूमन जो है वो किसकी तरफ जो है वो यात्रा करेंगे, किसकी तरफ जाएंगे, मून की तरफ जाएंगे। तो आपने क्या चीज सीखी कि नासा का पावरफुल रॉकेट, नया रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम, ये भेजेगा एस्ट्रोनॉट्स को ओरियन स्पेसक्राफ्ट की मदद से, मतलब ओरियन अंतरिक्ष यान में सवार अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी से लगभग 1.25 लाख मील की दूरी पर चंद्रमा की कक्षा में भेजा जाएगा, जहां पर गेटवे मौजूद होगा। और गेटवे से फिर बाद में ह्यूमंस जो होंगे वो कहां पर जाएंगे, मून पर जाएंगे, राइट। तो ये इस प्रकार की यात्रा हमें देखने को मिल रही है। फिर वापस जब वो वापसी करेंगे तो सबसे पहले उनको वापसी जो है वो कहां पर करनी पड़ेगी, ओरियन के पास करनी पड़ेगी, क्योंकि ओरियन जो है, ओरियन स्पेसक्राफ्ट कहां पर पार्क हो जाएगा, गेटवे में जाकर पार्क हो जाएगा, राइट। उसको पार्क कर दिया जाएगा गेटवे में, राइट। फिर गेटवे से ये मून के लिए जो है वो दूसरी यात्रा जो है वो अपनी शुरू करेंगे, राइट। तो ये इस प्रकार का मिशन हम लोग को आर्टेमिस देखने को मिल रहा है। तो नासा का गेटवे लूनार ऑर्बिट आउटपोस्ट क्या है, तो ये भी आप समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है। बट मैं आपको बता दूं कि आर्टेमिस का जो ये मिशन है, इससे पहले बताया जा रहा है कि नासा जो है वो 2 और मिशन जो है वो मून के चक्कर लगाने के लिए इसने ऑलरेडी भेज दिया है। आर्टेमिस 1 की अगर हम बात करें तो इसका मेन एम ये है कि अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट को भेजना, यानी कि ऐसे स्पेसक्राफ्ट को मून तक पहुंचाना जहां पर कोई भी ह्यूमन ना हो, राइट, जिससे कि वो पता लगा सकें कि मिशन की टेस्टिंग एक प्रकार से जो है वो कर सकें, राइट। और नासा की उम्मीद यह है कि ये इस प्रोग्राम को, जो कि बताया जा रहा है कि मून ऑर्बिटिंग क्रूड आर्टेमिस 2 मिशन जो होगा वो 2024 तक ये लॉन्च करेंगे, और आर्टेमिस 3 जो होगा ये 2025 तक जो है ये लॉन्च करेंगे। तो कह रहे हैं कि और इसके अलावा भी बाद में भी जो है वो बहुत सारे मिशन जो है वो इस प्रकार की ये लॉन्च करने वाले हैं, लगातार मिशन। तो ये ना ही सिर्फ मून के लिए लॉन्च करेंगे बल्कि और भी दूसरी जगहों के लिए मिशन लॉन्च करेंगे, दूसरे प्लैनेट्स के लिए, स्पेशली मार्स की अगर हम लोग बात करें तो वहां के लिए। इनका मेन ऑब्जेक्टिव में से और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे एक तो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि स्टडी करना, कि अगर सन का रेडिएशन अगर मून की तरफ आता है तो फिर मून जो है यानी कि चंद्रमा जो है वो कैसे हैंडल करेगा सूर्य के रेडिएशन को, तो उसको स्टडी करना। और दूसरी बात, मून में पानी का पता लगाना, पानी के रिसोर्सेस के बारे में जो है वो ढूंढना, इन्वेस्टिगेट करना मून की मिस्ट्रीज को, यानी कि चंद्रमा के काफी सारे रहस्य जो हैं उसकी जांच करना, और पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानकारी जो है वो हासिल करना, जुटाना, राइट। और ये सीखना कि कैसे एक व्यक्ति, यानी कि अगर मून पर या दूसरी सेलेस्टियल बॉडी पर अगर जाते हैं, यानी कि एक एस्ट्रोनॉट जाते हैं, तो वो कैसे वहां पर रह सकते हैं, क्योंकि मून जो है वो हमारी धरती से अगर वो जाएंगे तो मात्र 3 दिन की दूरी पर है। और जो मून पर जो एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा तो वो एक प्रकार से टेस्टिंग मॉडल के तौर पर भी होगा दूसरे प्लैनेट्स में एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए, राइट। तो ये चीजें, जैसे कि मार्स की बात करें तो अप टू 3 ईयर्स तक की मार्स पर जाकर आने की ट्रिप जो है वो हो सकती है, राइट, एस्ट्रोनॉट्स के लिए। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आर्टेमिस की एक अच्छी जानकारी आपको मिल गई होगी। और याद रखिएगा ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और ये गेटवे लूनार ऑर्बिट आउटपोस्ट क्या है। तो काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है। उम्मीद करता हूँ कुछ नया आपको जानने को मिला होगा इस टॉपिक के अंदर। वैसे तो हम जो भी टॉपिक डिस्कस करते हैं बिल्कुल न्यूली फ्रेश टॉपिक्स जो है वो होते हैं, मतलब स्टैटिक पोर्शन मुझे पता है कि आपको स्टैटिक पोर्शन की जानकारी होती होगी अच्छी, बट क्या होता है करंट अफेयर्स की खास बात ये कुछ कुछ नया नया लगातार सीखने को मिलता रहता है। तो इसमें क्या इंटरेस्ट डेवलप करके रखा करो, क्योंकि अल्टीमेटली इस एग्जाम में आपका इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप कितने इंटरेस्ट के साथ एक टॉपिक को जो है वो कवर करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये था गाइज ओवरऑल टॉपिक। गाइज रशिया ने नवंबर में एक मिसाइल टेस्ट के दौरान अपनी पुरानी सैटेलाइट को जो है वो ब्लो कर दिया, उड़ा दिया, नष्ट कर दिया। और इसी के कारण इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत गुस्से में आ गई है, क्योंकि लगातार
धरती के ऑर्बिट पर बहुत भारी मात्रा में स्पेस डेब्रिस यानी कि अंतरिक्ष में मलबा कचरा हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब सैटेलाइट ब्लास्ट होगी तो ऑब्वियस ही बात है सैटेलाइट के टुकड़े जो है वो स्पेस में घूमते रहेंगे और बहुत स्पीड में घूमते हैं। आप जानते हैं कि बुलेट की स्पीड से भी ये मान के चलिए 90 गुना ज्यादा तेजी से ये घूमते हैं स्पेस में। तो इसके बारे में पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, राइट। और हाल ही में सिंघुआ साइंस सैटेलाइट इस नाम की एक चाइनीज सैटेलाइट इस रूसी एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण के परिणाम स्वरूप बिखरे हुए मलबे के एक टुकड़ों के साथ टकरा गया था। मतलब चाइना की एक सैटेलाइट थी, ये रशिया ने जो अपनी सैटेलाइट को ब्लास्ट किया था, जो उसके टुकड़े थे, तो उससे चाइनीज सैटेलाइट जो है वो टकरा गई। तो इसको लेकर भी और इंटरनेशनल लेवल पर इश्यूज जो है वो बढ़ गया है एकदम बहुत ज्यादा। और आज की डेट में तो वैसे भी गाइस आप लोग जानते हैं ये चिंता वाली बात है कि इतना ज्यादा मलबा हम लोग को स्पेस में देखने को मिल रहा है। तो हर गुजरते हुए दशक के साथ विभिन्न देशों के द्वारा अंतरिक्षीय गतिविधियां में वृद्धि होती जा रही है। तो आप जान रहे हैं कि आजकल हर एक कंट्री जो है वो स्पेस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। कोई कंट्री जो है वो फलाना सैटेलाइट निकाल रही है, तो कोई कंट्री फलाना सैटेलाइट निकाल रही है, राइट। 100 की संख्या में सैटेलाइट्स लॉन्च की जा रही हैं, है ना। बताइए जरा इंडिया ने एक बार में सबसे ज्यादा सैटेलाइट टोटल कितनी लॉन्च करी थी? नीचे कमेंट बॉक्स पर ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अगर किसी को पता है तो बताइए, राइट। और इसके साथ ही हम लोग देख रहे हैं कि ये मलबे की समस्या जो है वो बहुत बढ़ रही है और इस पर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आज की डेट में नियंत्रण से बाहर है ये समस्या। रशिया द्वारा जो उपग्रह रोधी हथियार जो है, जो सैटेलाइट वेपन, एंटी सैटेलाइट वेपन जो रशिया ने टेस्ट किया है। और अच्छा, क्या हमारे पास एंटी सैटेलाइट वेपन है क्या? बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा है मैंने आपको, इसका आंसर एक भारतीय हो सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर, राइट। एंटी सैटेलाइट मिसाइल तो हमारी है ऑलरेडी। तो एंटी सैटेलाइट वेपन जो रशिया ने जो टेस्ट किया है और इस प्रकार के इवेंट्स जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ये और डेंजरस हो गया। कैसे डेंजरस हो गया? अगर एक कंट्री एक मिसाइल लॉन्च करके अगर ऊपर ऑलरेडी मौजूद अगर एक सैटेलाइट है उसको अगर वो ब्लास्ट कर देती है, तो सैटेलाइट का कचरा जो होगा, वो मलबा जो होगा, वो स्पेस में फैलेगा। जनरली सैटेलाइट खराब हो जाती है, उनकी लाइफ खराब हो गई तो मलबा फैल रहा है, वो तो ठीक है, बट बाकी और एक ब्लास्ट करेगा तो और टुकड़े हो जाएंगे इसके और वो बहुत तेजी से जो है वो घूमेंगे, राइट, फैलेंगे। और ये मलबा अब अंतरिक्ष कबाड़ की समस्या को बढ़ा रहा है और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और भू स्थिर कक्षा मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मौजूद जो सैटेलाइट्स है, उपग्रह हैं, उनके लिए एक बड़ा खतरा पैदा करता जा रहा है। यानी कि ये कंट्रीज इस प्रकार के जो वेपन्स बना रही हैं वो बहुत खतरा पैदा कर रहा है। और अंतरिक्ष मलबा जो है, वर्तमान में अंतरिक्ष में रहने वाले अमेरिकी, रूसी, चीनी अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन के लिए एक संभावित खतरा भी बन गया है। तो वही चीज जो मैंने आपको समझाई थी कि ये खतरा भैया स्पेस में रहने वाले रिसर्चर्स के लिए। तो है क्या ये अंतरिक्षीय कचरा या स्पेस डेब्रिस? तो मैंने पूरा समझा दिया आपको। तो ये हमारी जो वेरियस जो सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन की, ट्रांसपोर्ट की, वेदर से रिलेटेड, क्लाइमेट मॉनिटर करने से रिलेटेड डैमेज हो सकती है, इनको बड़ा खतरा है इन मलबे से, राइट। और आज की डेट में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कंट्री की सिक्योरिटी के लिए कि हमारी, जैसे हमारी इंडिया की बात करें, हमारी वो सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन की है, जो हमारी मिलिट्री आर्मी को जो है वो रूट बताती है, आपस में कनेक्ट करके रखती है, तो हमें इस सैटेलाइट को बचा के रखना है कि नहीं रखना है? तो ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हमें हमारी ऐसी सैटेलाइट को बचाना है और ऐसी सैटेलाइट को बचाना यानी कि हम नेशनल सिक्योरिटी है ये हमारी, ऐसी सैटेलाइट्स को प्रोटेक्शन देना। तो ये आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कुछ ऐसे मैकेनिज्म लेकर आए, ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करें जिससे कि पहले से हम लोग को पता लग जाए कि सैटेलाइट को खतरा है। जैसे ही सैटेलाइट के आसपास कोई आए तो उसका सेंसर एक्टिवेट हो जाए और बता दे हमें कि यार बहुत तेजी से कोई ऑब्जेक्ट सैटेलाइट के बिल्कुल पैरेलल है, बहुत तेजी से इसको टच करने वाला है, इतने घंटे में कोलिजन हो जाएगा। तो हमें पता लग गया तो हम उसको जो है वो अटैक कर सकेंगे, राइट। और कितनी भारी मात्रा में स्पेस में ये डेब्रिस है, मलबा है, तो बताया जाता है कि 5 लाख से 10 लाख पीसेस तो तैर रहे हैं, जो कि आज की डेट में जो सेंसर है उन्होंने कैलकुलेट किया, बट उन्होंने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को कैलकुलेट नहीं किया, जो कि बहुत ज्यादा है। और इनकी स्पीड 28,162 किलोमीटर प्रति घंटे की है इस मलबे की, या उससे ज्यादा स्पीड इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। और बताया जा रहा है कि इंडियन स्पेस सेक्टर, जैसे कि हम लोग अगर ये बना रहे हैं यानी कि इस टेक्नोलॉजी पर जो काम कर रहे हैं,
कि हमें पहले से ही पता लग जाए कि हमारी सैटेलाइट को जो है वो किस किस ऑब्जेक्ट से खतरा है, जो कि हमने ऑलरेडी रेडी किया है इस प्रोजेक्ट को। तो ये प्रोजेक्ट हमारे 7 बिलियन यूएस डॉलर या फिर 51,334 करोड़ रुपए के जो स्पेस एसेट्स हैं, स्पेस में मौजूद जो हमारे सामान हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। इतनी वैल्यू के हमारे सामान है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है और आने वाले समय में और भी हम लोग लॉन्चेस लगातार करते जा रहे हैं। तो स्पेस के जो एसेट्स हैं, स्पेस में मौजूद जो हमारी संपत्ति जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगी इस मलबे से। और इसरो ने सेटअप किया है एक डेडिकेटेड स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, जिसका नाम रखा है नेत्र। तो बेंगलुरु में ये नेत्र को सेटअप किया है। ये सेंटर मॉनिटर करता है, चेक करता है कि हमारी जो स्पेस के जो एसेट्स हैं, हमारी जो सैटेलाइट्स हैं, उनको किस चीज से खतरा है, कौन सी चीज उससे आकर टकराने वाली है, कितनी देर में टकराने वाली है, उसका रिकॉर्ड रखता है नेत्र। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप ध्यान में रखिएगा, राइट। और इकलौती रशिया, यूएसए और यूरोप, इनके पास ही इस प्रकार से सैटेलाइट को ट्रैक करने की टेक्नोलॉजी है, जो कि हमारे पास भी है। तो नेत्र आपको ध्यान में रखना है, राइट। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर बेंगलुरु में है ये, राइट, जो कि हमें बताता है कि हमारी सैटेलाइट को किस चीज से खतरा है और तुरंत इंफॉर्मेशन देता है, जिससे कि हम लोग एक्टिवेट हो जाएं और फिर उस पर एक्शन लें, है ना गाइज। इसके अलावा जो ये मलबा है, इससे जुड़ी जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, राइट, एक तरीका ये है कि जैसे कि कोई मलबा जो है वो मूव कर रहा है, कुछ आप उस मलबे को जो है वो किसी और दूसरी चीज के साथ जो है वो क्रैश करो, यानी कि टकराओ, और टकरा के उसके ऑर्बिट को चेंज कर दो, राइट। जैसे कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है मलबा, आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे ऑब्जेक्ट को उससे टकराकर उसके मतलब जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हो, डाइवर्ट कर सकते हो, राइट। जैसे कि आपको लग रहा है कि यार सामने ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, थोड़ी देर बाद जो है ये किसी सैटेलाइट को से टकरा सकता है, डैमेज कर सकता है, तो उसके ऑर्बिट को चेंज कर दो, आप बाहर निकाल दो उसको ऑर्बिट से, जिस ऑर्बिट पर सैटेलाइट्स प्लेस्ड है उस ऑर्बिट से उसको निकाल दो, हटा दो, बाहर कर दो। तो ये एक तरीका हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और बट एक्चुअली इसके नुकसान भी काफी ज्यादा है, क्योंकि अगर आप टकराओगे तो उस टकराने के कारण भी जो अगर टुकड़े होगा उसके, तो वो और डेंजरस हो जाएगा सैटेलाइट्स वगैरह के लिए, और फिर लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है अगर सैटेलाइट में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टकराता है तो, राइट। और गाइस इसके अलावा नासा का एक स्पेस डेब्रिस सेंसर है, सेंसर, ये धरती के चक्कर लगा रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर है ये। 2017 में इसको यूरोपियन कोलंबस मॉड्यूल जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का है उसके बाहर इसको लगाया गया था, इस सेंसर को। इस सेंसर का काम ये कि मिलीमीटर साइज जितना भी अगर पीस होता है, यानी कि कोई ऐसा मलबा जो मिलीमीटर साइज जितना भी क्यों ना है, तो उसको भी ये तुरंत डिटेक्ट कर लेगा, राइट। और ये लगभग 2 सालों के लिए मलबे को डिटेक्ट कर रहा है और प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा मलबे से रिलेटेड, कि उस मलबे का साइज कितना बड़ा है, कितनी डेंसिटी है, क्या वेलोसिटी, कितनी स्पीड से वो चल रहा है, ऑर्बिट मतलब चक्कर लगा रहा है, राइट, किस ऑर्बिट में है वो। तो ये पूरी चीज जो है वो निर्धारित करेगा। ये भी चेक करेगा कि यार वो मलबा जो है वो मैनमेड है, यानी कि सैटेलाइट, यानी कि मैनमेड सैटेलाइट का टुकड़ा है, या किसी मैनमेड चीज का टुकड़ा है, या फिर ये नेचुरल है, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलता है, या एस्टेरॉइड का कोई पार्टिकल है। तो इस चीज का भी अंदाजा लगाता है ये सेंसर नासा का स्पेस डिटेक्शन सेंसर। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखो। और एक रिमूव डेब्रिस करके एक प्रोजेक्ट है। रिमूव डेब्रिस प्रोजेक्ट के अंदर हमें क्या चीज देखने को मिल रही है कि ये 2 क्यूब साइट्स जो है वो छोड़ी जा रही है, 2 क्यूब सैटेलाइट। अब ये 2 क्यूब सैटेलाइट क्या करेगी, मलबों को छोड़ देगी। मतलब अब बात को समझिएगा, एक्चुअल में क्या है कि ये कुछ ऐसे मलबों को छोड़ेंगी जो कि वापस ऑटोमेटिकली हम इसको वापस खींच सकें, वापस आ सके। मतलब कि आप कह सकते हो कि आर्टिफिशियल मलबा, मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल छोड़ देंगी स्पेस में और फिर उसको कैच करने की कोशिश करेंगी। मतलब कि एक प्रकार से टेस्टिंग की जा रही है स्पेस के अंदर, कि हम मलबे को छोड़ देंगे और ऐसे मलबे को जो कि ऑब्वियस सी बात है कि जिसको हम कमांड दें, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स को जिसको हम कमांड दें तो वो वापस जो है वो एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाए। तो ऐसी चीज को हम छोड़ देंगे और फिर ट्राई करेंगे कि उसको जो है वो हम लोग पकड़ें, उसको कैच करें, कि जिससे कि ये सब जितने भी मलबे हैं उसको कलेक्ट किया जा सके। तो ये इस प्रकार का एक मिशन है। फिर एक डी ऑर्बिट मिशन हम लोग को देखने को मिलता है। 2 उभरती हुई टेक्नोलॉजीज हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि डेवलप हुई हैं, और इसको डी या फिर ई डी ऑर्बिट मिशन जो है वो कहा जा रहा है। इनका काम यही होगा कि मलबे को कैच करना, राइट, इस मिशन के जरिए। और गाइस कुछ और भी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि हम एक पावरफुल लेजर बीम की मदद से, मतलब मान के चलो एक पावरफुल लेजर की मदद से किसी मलबे को जो है वो हम धकेल सकते हैं, मतलब दूर कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी भी टेक्नोलॉजीज इसके अंदर शामिल हैं। और आज की डेट में साइंटिस्ट ने प्रिडिक्शन किया है, अनुमान लगाया है कि अगर हमारा जो
जो मलबा है स्पेस में, अगर हम इसको साफ नहीं कर देते, रिमूव नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दशकों के अंदर हम मतलब ऑर्बिट्स का उपयोग ही नहीं कर पाए। यानी कि कुछ हमारे ऑर्बिट्स हैं जहां पर हम लोगों ने सैटेलाइट्स को प्लेस करके रखा है, तो वो इतनी ज्यादा जो है वो मलबों के कारण खराब हो जाएगी आने वाले कुछ दशकों में कि उन ऑर्बिट्स का इस्तेमाल हम कर ही नहीं पाएंगे। हमें दूसरे ऑर्बिट्स को जो है वो चूज करना पड़ेगा सैटेलाइट को प्लेस करने के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी इंडिया की एंटी सैटेलाइट मिसाइल आपको पता है जिसका नाम मिशन शक्ति याद रखना, नहीं पता है तो ये जॉइंट प्रोग्राम था डीआरडीओ और इसरो का, याद रखिएगा। और ये एक एंटी सैटेलाइट वेपन हम लोग को देखने को मिलता है मिशन शक्ति, आप जानते हैं इसको। जब हमने लॉन्च किया था और टेस्टिंग जब इसकी करी थी, तो उस टेस्टिंग के दौरान हमने अपनी खुद की एक सैटेलाइट को टारगेट करके अटैक किया था, राइट। और सक्सेसफुल ये मिशन हम लोग को देखने को मिला था मिशन शक्ति, राइट। डीआरडीओ के टेस्टिंग रेंज जो है ओडिशा के बालासोर में, वहां से ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और इंडिया जो है वो मतलब चौथी कंट्री है यूएसए, रशिया, चाइना के पास जिसके पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है मिसाइल को ब्लास्ट करने की। हालांकि बताया जाता है कि इजराइल के पास भी ये टेक्नोलॉजी है, बट इजराइल ने अभी तक इसकी टेस्टिंग जो है वो कंडक्ट नहीं करी है, राइट, लाइव टारगेट को स्पेस में हिट करने की। तो ये पॉइंट है गाइस जिसके बारे में आप लोग को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी अभी अपन ने स्पेस जंक के बारे में, स्पेस डेब्रिस के बारे में, मलबे के बारे में जो डिस्कस किया, वो अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिली होंगी और पॉइंट्स काफी सारे मिले होंगे। इन पॉइंट्स को जरूर आप अपने मेंस में उपयोग करिए। प्रीलिम्स में तो आप मार्क कर ही जाएंगे, अच्छे सही स्टेटमेंट मार्क कर ही लेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि ये सब पॉइंट जो है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। क्योंकि ये आएगा एग्जाम में, क्योंकि आज की डेट की ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, राइट। एक महत्वपूर्ण चैलेंज भी आप कह सकते हैं, आज की डेट की चुनौती है ये, जो कि एग्जाम में आएगी ही आएगी और ये आपको लिखना ही है, राइट। तो इसके अभी से ही जो, क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट जो है उनको लगता है कि मेंस की तैयारी हम प्रीलिम्स के बाद करेंगे, बट ऐसा नहीं होता गाइस। मेंस की तैयारी कंटिन्यूअस ही रहती है, राइट। और अगर आपने उस पर कमांड नहीं बनाया तो दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो इसलिए आंसर, लोग सोचते हैं कि हम आंसर मेंस के दिन लिखेंगे, ऐसा नहीं होता। आंसर आपके पहले से रेडी होने चाहिए वेरियस टॉपिक के, कि अगर जैसे स्पेस से रिलेटेड टॉपिक आएगा तो आप स्पेस डेब्रिस के मुद्दे को यूज करेंगे, स्पेस डेब्रिस में नई नई चीजें जो करंट अफेयर्स में आ रही है उनको उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से आप फॉर्म में रहिए अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 1.5 साल का प्रॉपर परिश्रम है और आपका सिलेक्शन होके रहेगा। बस आप तैयारी तरीके की रखो गाइस, राइट। चलो, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। गाइस, इसरो ने टेस्टिंग करी है हाई थ्रस्ट विकास इंजन की। तो विकास इंजन की टेस्टिंग जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो गई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कंडक्ट की गई सक्सेसफुल टेस्टिंग हाई थ्रस्ट विकास इंजन की, और ये इसरो के प्रोपल्जन कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में की गई है। और विकास इंजन जो है गाइस वो गगनयान मिशन को स्पेस में पहुंचाने का काम करेगा, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। विकास इंजन के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी की बात करेगा इस, तो लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन है ये। इसका उपयोग पीएसएलवी जीएसएलवी में भी किया गया था स्पेस लॉन्च के दौरान। और इस इंजन के अंदर अनलिमिटेड डाइमिथिल हाइड्रोजन है, जिसका उपयोग जो है वो एज अ फ्यूल के तौर पर किया जाएगा, और नाइट्रोजन ट्रैक्टो ऑक्साइड को एज अ ऑक्सीडाइजर के तौर पर उपयोग में लिया जाएगा। तो ये कुछ टेक्निकलिटीज हैं जो बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है इन जनरल। बस वैसे तो इतना डिटेल में डेप्थ में नहीं पूछेंगे, बट विकास इंजन ध्यान में रखो कि गगनयान मिशन के लिए ये चूज किया गया है। ये गगनयान मिशन को स्पेस में ले जाने के लिए हेल्प करेगा विकास इंजन, राइट। गाइस, क्या कोई व्यक्ति इंडिया से स्पेस में गया है ट्रैवल करने के लिए? तो आप बोलेंगे हाँ, हाँ सर, राकेश शर्मा जी स्पेस ट्रैवलर हैं, ये इंडिया से गए हैं? नहीं, गलत जवाब। ये इंडिया से नहीं गए, ये इंडियन है, बट इंडिया से नहीं गए, ये रशिया से गए, राइट। कॉस्मोनॉट थे ये। और इंडिया से जाने वाले जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? व्योमनॉट, VYOMNAUT। लिख लो कहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट, तो एस्ट्रोनॉट यूएसए के लिए यूज किया जाता है, कॉस्मोनॉट रशिया के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको कंफर्म कर लेना। अलग अलग कंट्री के अलग अलग स्पेस ट्रैवलर्स के नाम होते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। इंडिया के स्पेस ट्रैवलर का जो नाम है वो है व्योमनॉट, VYOMNAUT। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखनी है आप लोगों को। तो गगनयान मिशन के तहत हम लोग जो है वो पहले व्यक्ति को जो है वो स्पेस में भेजेंगे, पहले इंडियन को इंडिया से। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसने रिसेंटली सक्सेसफुली कंडक्ट किया है क्वालिफिकेशन टेस्ट क्रायोजेनिक इंजन फॉर गगनयान प्रोग्राम का, यानी कि गगनयान प्रोग्राम के क्रायोजेनिक इंजन का क्वालिफिकेशन टेस्ट कंडक्ट किया है।
और ये 720 सेकेंड्स की ड्यूरेशन के लिए हुआ है। और ये इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स जो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में है, तो वहां पर ये टेस्ट कंडक्ट किया गया। द परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन मेट द टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इंजन का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा। और इंजन पैरामीटर जो है वो क्लोजली बिल्कुल वैसा ही था जिस प्रकार से पूरे के पूरे टेस्ट की ड्यूरेशन में प्रिडिक्ट किया गया था। तो मतलब जैसा हमने सोचा था, तो वैसा सक्सेसफुली ये इंजन जो है वो काम कर गया है। इसका महत्व क्या है गाइस? तो सक्सेसफुल लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट जो है वो एक मेजर माइलस्टोन है ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम का, यानी कि गगनयान का एक मेजर अचीवमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। ये इंश्योर करता है रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता, और रोबस्टनेस, यानी कि उसकी मजबूती को सुनिश्चित करता है क्रायोजेनिक इंजन की, कि बिल्कुल रिलायबल है गगनयान मिशन के लिए, बहुत सही इंजन है, पूरी तरह से बन चुका है। और इसके अनाउंसमेंट की बात करें गाइस, तो फॉर्मल अनाउंसमेंट जो गगनयान प्रोग्राम का जो हुआ था वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया था 15 अगस्त 2018 को। और इनिशियल टारगेट था कि मिशन गगनयान हम लोग लॉन्च कर देंगे हमारे इंडिया में, मतलब यानी कि 15 अगस्त 2022 से पहले पहले, इंडिया की 75वीं एनिवर्सरी से पहले पहले हम लोग जो है वो इसको लॉन्च कर देंगे। बट एक्चुअली कोविड-19 के कारण आप लोग जानते ही हैं कि चीजें जो है वो डिले हुई, तो अभी जो है ये निर्धारित समय सीमा में लॉन्च नहीं होगा। और इसके लॉन्च के साथ जैसे ही जब भी हम इसको लॉन्च करेंगे, अभी तो टेंटेटिव डेट 2023 के आसपास की बताई जा रही है, और हो सकता है शायद उससे पहले भी हो जाए। तो जैसे ही हम लोग इसको लॉन्च करेंगे, तो इंडिया जो है वो चौथी कंट्री बन जाएगी पूरे दुनिया भर में आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना, जिसने खुद के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन को लॉन्च किया है। यानी कि अभी तक यूएसए, रशिया और चाइना से ही ह्यूमन जो है वो स्पेस में गए हैं, और चौथे नंबर पर इंडिया बन जाएगी इस मिशन के तहत ह्यूमंस को स्पेस में पहुंचाने वाली कंट्री, इंडिया की लैंड से, इंडिया की जमीन से। तो ऑब्जेक्टिव जो गगनयान प्रोग्राम का हम लोग को देखने को मिलेगा वो ये है कि इंडिया से ह्यूमंस को जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में जो है वो भेजना, राइट, इंडियन लॉन्च व्हीकल से, और उनको वापस सेफली धरती पर लेकर आना। और इसके प्रिपरेशन और लॉन्च की बात करें गाइस, तो अभी तक 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स या इंडियन व्योमनॉट कैंडिडेट जो हैं वो ऑलरेडी जेनरिक स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम से होकर गुजर चुके हैं। रशिया के अंदर हम लोगों ने उनको ट्रेन किया था। और इसरो का हैवी लिफ्ट लॉन्चर GSLV Mk3 जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है इस मिशन के लिए, यानी कि इस मिशन में जो लॉन्चर होगा वो GSLV Mk3 हम लोग को देखने को मिलेगा। और मैन्ड स्पेस मिशन जो है उसकी क्या रेलेवेंस हम लोग को इंडिया के लिए देखने को मिल रही है, तो इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा, हमारी इंडियन इंडस्ट्री जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो स्पेस मिशन में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें। और गगनयान मिशन की एक्सपेक्टेशन ये है कि नियरली 60% इक्विपमेंट जो है वो इंडियन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाए जा रहे हैं, यानी कि मिशन गगनयान में 60% जो इक्विपमेंट्स होंगे वो इंडियन प्राइवेट प्लेयर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी गगनयान मिशन के तहत, 15,000 नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, 13,000 उनमें से प्राइवेट इंडस्ट्री के होंगे, राइट। और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एडिशनल मैन पावर 900 का जो है वो ऐड करेगा, 900 लोगों को और जो है वो डायरेक्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो जॉब्स मिलेंगी। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी मिशन गगनयान का एक मेन रोल है। और प्रौद्योगिकी विकास, तो ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ही, कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम मैन्ड स्पेस मिशन अगर क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि इससे टेक्नोलॉजी बूस्ट तो होगी ही होगी, राइट। तो ये सब चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर इससे रिसर्च और डेवलपमेंट भी जो है वो आगे बढ़ेगी, अलग अलग एरियाज पे हम लोग रिसर्च करेंगे, मटेरियल्स प्रोसेसिंग पर, एस्ट्रोबायोलॉजी, रिसोर्स माइनिंग, प्लानिटरी केमिस्ट्री, राइट, प्लानिटरी ऑर्बिटल कैलकुलस, राइट। तो और भी काफी सारे एरियाज हैं स्पेस के जिस पर हम लोग की रिसर्च कंटिन्यूअस जारी है। और मोटिवेशन की बात करें तो एक तो देखो क्या चीज है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो इंस्पिरेशन प्रोवाइड कराएगी युवाओं को, और साथ ही साथ नेशनल पब्लिक के बीच में मतलब एक इंस्पिरेशन होगा कि अंदर से वो चीज आती है ना कि अरे वाह यार, कि हमारे यहाँ से मिशन गगनयान जो है वो लॉन्च हुआ, हमारे यहाँ से पहली बार हम लोगों ने इंडियंस ने स्पेस पर जो है वो अपने ट्रैवलर को भेजा इंडियन जमीन से, राइट। तो वो एक अलग एक मोटिवेशन जो है वो पब्लिक के बीच में डेवलप होता है, तो वो भी एक चीज है। और वही प्रेस्टीज वाली बात कि इंडिया चौथी कंट्री बन जाएगी जिसने ह्यूमन स्पेस मिशन को जो है वो लॉन्च किया। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है मिशन गगनयान से रिलेटेड। और इससे जुड़ी जो ये न्यूज आई थी जो मैंने अभी आपको बताई कि फाइनली जो है वो इसका हम लोगों ने इंजन जो है वो लॉन्च कर दिया है, क्रायोजेनिक इंजन।